हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 14 है। यहाँ पर हम लोग जल अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना हम लोग किसी भी क्रियाकलाप को संपन्न नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा खाना बनाना हो, नहाना हो या हमारे उद्योग धंधे हों। इन सभी के लिए जल की हमें आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है, तब आप कल्पना कीजिए तब क्या होगा। कि आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे। इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। यदि काफ़ी लंबे समय तक जल प्राप्त नहीं होता है फिर क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि पानी के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बच्चा नहा रहा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ कपड़े धो रहा है और यहाँ पर महिलाएं जो है घर के बाद बाकी जो घरेलू काम है उनके लिए कुएं से जल भर रही हैं। इस चित्र में दिखाया गया है। हम कितने जल का उपयोग करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसमें आपके दैनिक कार्यों के लिए हम कितना जल उपयोग करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि हम कितना कितना हमारे घर वाले, हमारे परिवारीजन किस किस काम में कितना जल उपयोग करते हैं। यानी पीने में, यहाँ पर ये टेबल दी गई है, क्रियाकलाप है, उपयोग हुए जल की मात्रा पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य कार्य जो है। तो ऐसे करके मापा गया है, ऐसे करके आपको लिखनी है। और हमें ये काउंट करना है कि साल भर में हमारा परिवार जो है, एक वर्ष में हमारे परिवार के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। तो ये खुद से करने का क्रियाकलाप है जिससे कि आपको जल की महत्ता के बारे में पता चलेगा कि जल हमारे जीवन का कितना अभिन्न अंग है। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित हैं। हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं को प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं ये पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जितनी भी फसलें हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सभी को ग्रो करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना जल के ये पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। क्या आप जल के कुछ और लाभ या उपयोग सोच सकते हैं। हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम जो जल उपयोग करते हैं ये जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य बच्चे यह भी कह सकते हैं कि हम जल जो है टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो घर में टोंटियां लगी हुई हैं तो टोंटियों में जल कहाँ से आता है। टोंटियों के द्वारा जो जल हमें प्राप्त होता है वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क के द्वारा की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तालाब है। तालाब में यहाँ पे मोटर पंप लगा हुआ है और मोटर पंप के जरिए, पाइप के जरिए यहाँ पे बिल्डिंग में पानी की सप्लाई हो रही है। फिर आपके घर में जो टोंटियां लगी होंगी उनमें पानी पहुंच रहा होगा। तो हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग जो है ये भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे तालाब, झील, नदी और कुएं। तो यहाँ पर हम इन स्रोतों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हमें सवाल हमारे मन में ये आता है कि ये जो स्रोत हैं, इन स्रोतों को भरने के लिए भी जल कहाँ से आता है। इन तालाब, नदियों, झीलों और कुओं को भरने के लिए जो पानी है वो कहाँ से आता है, वो हमें जानना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है ये जल से घिरा हुआ है और इस जल का अधिकांश भाग जो है समुद्रों और महासागरों में संचित है। इसी वजह से अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। तो पृथ्वी को जो है कई बार नीला ग्रह भी कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण विलेय होते हैं, घुले होते हैं, जिससे समुद्र और महासागरों का जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त और अन्य घरेलू या कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उचित नहीं होता है। अब यहाँ पर एक लाइनें दी हुई हैं। कदाचित आपने एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियां सुनी होंगी कि हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। तो ये इन्होंने जो लाइनें लिखी हैं, ये लाइनें इन्होंने समुद्र और महासागरों के जल को ध्यान में रखकर लिखी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र और महासागरों का जल खारा होता है, यानी उसमें लवण घुले होते हैं और वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं।
तो समुद्र और महासागर का जल हर जगह है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर जो है हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो हम जल उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता है। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? तो ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? तो यहाँ पर समझने का हम ये प्रयास करेंगे कि बेशक महासागरों का जल खारा है, लेकिन फिर भी हमारे जो जल के स्रोत हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, उनके जल की आपूर्ति का प्राइमरी सोर्स जो है महासागरों का जल ही है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि जो महासागरों का जल है फिर खारा क्यों नहीं होता है? ये जब हमें कुआं जो है, झील है, नदियां हैं या फिर और जो पानी के सोर्सेस हैं, उनमें जो महासागरों का जल आके वर्षा के रूप में गिरता है वो खारा क्यों नहीं होता है? तो वो हम यहाँ पे प्रोसेस जानेंगे पूरी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम जल चक्र कहते हैं। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों और अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। ये जल कहाँ चला जाता है? आपके मन में सवाल आता होगा कि ये जल गया कहाँ? तो हम लोगों ने एक अध्याय 5 में क्रियाकलाप नंबर 6 किया था, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था। तो हमने वहां पर क्या पाया था कि जल वाष्पित हो गया था और वहां पर नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जो है वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। यानी जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल जो है वाष्पन के जरिए जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जलवाष्प जो है ऊपर उड़ जाती है, जबकि लवण जो है वहीं तली में बैठे रह जाते हैं। तो इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों और अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। तो जल को गर्म करने के लिए हमारे पास ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊष्मा हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से महासागरों से वाष्पन होता है और वाष्पन जो है जलवाष्प के रूप में बादलों में भंडारित हो जाता है। और बाद में जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो संघनन की प्रक्रिया के जरिए पानी जो है फिर से ठंडा होकर जल की बूंदों में बन जाता है। जब जल की बूंदें ज्यादा भारी हो जाती हैं फिर वर्षा के रूप में बरस जाती हैं। तो ये जल चक्र है। अब यहाँ पर आपको फिर से क्रियाकलाप नंबर 2 दिया गया है। आपको क्या करना है? 2 एक जैसी प्लेटें लेनी है। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में और दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखना है और इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में आपको जल भरना है। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है? दोनों प्लेटों का ऑब्जर्वेशन करना है। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये सब चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिन के समय सूर्य की जो किरणें हैं ये महासागरों, नदियों, झीलों और तालों में जो पानी भरा हुआ है उस पर पड़ती हैं। खेत और अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी का जल जो है निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। और तथापि जल में जो घुले लवण होते हैं वो जमीन पर ही शेष रह जाते हैं और जल जो है जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो यहाँ पर प्लेट में रखा हुआ पानी है ये जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जबकि छाया वाला स्थान जो है वहां पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो वहां वाष्पन तो हो रहा है लेकिन उसकी दर धीमी है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहां भी पहुंच जाती है? हाँ, यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की जो वायु है ये भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु जो है छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो प्लेट हमारी छाया में रखी है उसमें से भी कुछ समय के बाद जल जो है कम हो जाता है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती रहती है तथा जल का जो वाष्पन है एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की स्थिति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन जो है तेजी से होता है। जल को किसी
बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप में अध्याय 5 में देखा था कि वहां पर जब पानी में नमक घुला हुआ था तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, नमक शेष रह जाता है और पानी जो है जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, जल को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर वाष्पन की क्रिया और तेजी से होती है। आगे यहाँ पर है पौधों के द्वारा जल की क्षति। तो आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे जो हैं इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप नंबर 4 याद है, जिसमें आपने पत्तियों के द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? यानी वहां पर हमने एक क्रियाकलाप किया था। हमने क्या किया था, एक पौधे की एक टहनी को लेकर उसके ऊपर पॉलीथीन हमने चढ़ा दी थी, पॉलीथीन से उसे बंद कर दिया था और धूप में वो पॉलीथीन हमने कर दी थी। तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, पॉलीथीन के अंदर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो जल की बूंदें ये संकेत करती हैं कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये जलवाष्प का वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो यहां पर बताया गया है कि वायु में जो जल है ये वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। यहां पर फिर से क्रियाकलाप दिया गया है। जल से भरा आधा गिलास आपको लेना है, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पहुंचना है, जल में कुछ बर्फ डालनी है, 1 या 2 मिनट तक आपको क्या करना है, वेट करना है। गिलास के भारी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आप क्या देखेंगे, गिलास की जो भारी सतह है इस पर जल की बूंदें कहां से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की जो भारी सतह है बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प जो है गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है जलवाष्प जो है यहां पर बूंदों के रूप में गिलास की भारी सतह पर दिखाई देती है। तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में जो संघनन प्रक्रम है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संघनन में क्या होता है, संघनन में जलवाष्प जो है ठंडी होकर पुनः जल के रूप में एकत्रित हो जाती है। यह कैसे होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो ताप कम होता जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होती जाती है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ये ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प जो है ये संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, इसमें परिवर्तित हो जाता है। और यही छोटी जलकणिकाएं जो हैं ये वायु में तैरती रहती हैं और हमें बादलों के रूप में ये दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जलकणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंद बनाती हैं और इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं और इन गिरती हुई जो बूंदें हैं इनको हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। तो ये प्रक्रिया है कि कैसे जल जो है ये वातावरण में जाता है, वातावरण से पुनः हमें कैसे प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे महासागर है, महासागरों से वाष्पन हो रहा है, तो वाष्पन के जरिए जल जलवाष्प के रूप में हवा में मिल जाता है और ऊपर चला जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है, जिससे जलवाष्प पुनः पानी में परिवर्तित हो जाती है, पुनः जो है जलकणिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब जलकणिकाएं मिलकर क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी जो है भारी आमाप की पानी की बूंदें बनाती हैं। तो भारी आमाप की पानी की बूंदें ये वर्षा के रूप में बरसती हैं। तो ऐसे करके पुनः में पृथ्वी पर जल प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर पुनः महासागरों की ओर है। तो यहां बताया गया है कि वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है और यह विभिन्न ढंगों से जाता है। पर्वतों पर हिम जो है ये पिघलकर जल बन जाती है और यह जल जो है पहाड़ों से झरनों या नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। और अधिकांश नदियां क्या हैं, अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। या फिर कुछ नदियां जो हैं इनका जल झीलों में बह जाता है। तो वर्षा का जल भी जो है झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग जो है भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में ही विलुप्त हो जाता है। इस जल का कुछ भाग जो है वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है
और शेष जल जो है धीरे धीरे भूमि में नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। देखिए, कुओं का भरण जो है ये भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से जो हम पानी निकालते हैं वो भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। और अति उपयोग की वजह से क्या होता है, अति उपयोग की वजह से जो भौम जल का स्तर है इसमें लगातार क्षति होती है और ये एक चिंता का विषय है। यहां पर पहली एक चिंता को आपस में बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पर कंक्रीट वगैरह होती है, जहां पर जो है आपके बुनियादी स्ट्रक्चर बने होते हैं, वहां पर जल जो है धरती में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो सीमेंट की संरचनाएं होती हैं जल के ऑब्जर्वेशन को रोकती हैं। इस वजह से क्या होता है, उन जगहों का जल स्तर डाउन चला जाता है, निचला चला जाता है। आपने खास करके शहरों में समस्या देखी होगी। शहरों में जहां भी मकान बने होते हैं तो वहां पर जो वर्षा का जल है, वर्षा का जल प्राप्त होते ही हमें नालियों या नदियों में बह जाता है। वो भूमि पर ना गिरकर नालियों नदियों में चला जाता है। इसकी वजह से हमारा जो जल का ऑब्जर्वेशन है, जल जो है एब्जॉर्ब करने की जो हमारी मिट्टी की क्षमता है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो भौम जल का स्तर है वो लगातार गिरता चला जाता है। इसके अलावा तेज बहता हुआ वर्षा का जल जो है अपने साथ मिट्टी की जो ऊपरी परत है इसको भी बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंचता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में ये वापस लौटता है। देखिए प्रक्रम आप देख पा, जल चक्र का प्रक्रम है ये। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं। यहां पर देख रहे हैं आप, ये महासागर है। तो महासागरों से क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, जलवाष्प के रूप में जल जो है वायु में मिल रहा है और बाद में यहाँ पर संघनन के जरिए, संघनन की जो प्रक्रिया है ये हो रही है यहाँ पे बादलों में। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया के जरिए क्या हो रहा है, पुनः वर्षण हो रहा है और वर्षण होने से पुनः हमें जल की आपूर्ति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये जल चक्र है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो अंत में क्या है, अंत में वापस महासागरों में लौट आता है। जल के इस प्रकार चक्र करने को जल चक्र कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र जो है निरंतर प्रक्रम है और यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्षा का समय, अवधि और मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि कुछ भी ऐसे भी स्थान है जहां पर वर्षा जो है कुछ दिनों के लिए होती है। हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में अधिकांश वर्षा जो है मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के दिन या गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है। परंतु अत्यधिक वर्षा क्या हो जाए तो अत्यधिक वर्षा से क्या होता है, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे भारी वर्षा से नदियों, झीलों और तालाबों का क्या है, जल स्तर बढ़ जाता है और ऐसा होने पर जल के एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का ही कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा और मानव जीवन की अपार क्षति होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो जाए उससे क्या होगा, झीलों का, तालाबों का जलस्तर बढ़ जाएगा और जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो जल क्या होगा, जल पृथ्वी के अन्य स्थानों पर बहने लगेगा। तो अन्य स्थानों पर ये बहता हुआ जो जल है ये बाढ़ का रूप ले लेगा। तो बाढ़ आने से क्या होगा, हमारे देश में जो फसलें हैं, पालतू जानवर है, संपदा है, मानव जीवन है, इन सबको अपार क्षति होगी। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्य जीव जो है स्थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी ये प्रभावित करती है। यानी वर्षा भूमि पर रहने वाले जीव हैं उनका क्या होता है, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो उन्हें साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है और भोजन वगैरह या चारे वगैरह की उनकी दिक्कत हो जाती है। अब आगे यहाँ पूछा गया है कि यदि काफी लंबे समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। देखिए जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है, मिट्टी में जो मौजूद पहले से जल है वो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के जरिए वहां से जलवाष्प में उड़ जाता है, इसलिए मिट्टी वहां की और ज्यादा सूखी हो जाती है। उस क्षेत्र के जो तालाब और कुएं होते हैं इनमें भी जल स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ तो सूख जाते हैं
और जब लगातार वर्षा नहीं होती है तो वहां के भौम जल में भी कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है उस क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है। तो आपने सूखे के बारे में सुना होगा। सूखे की स्थिति में क्या होता है, खाद्यान्न और जो चारा प्राप्त करना है दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है? अपने माता पिता और पड़ोसियों से चर्चा करना है आपको, समाचार पत्रों में इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। आगे यहां बताया गया है कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल जो है महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग नहीं लाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे महासागरों में 97% जल मौजूद है और बाद बाकी 3% जल में से भी मात्र 1% से कम जल जो है हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें जल बचाने की आवश्यकता है? क्योंकि बाद बाकी जो जल है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। 1% जल ही हमारे लिए उपलब्ध है, जो कि हमारे पीने योग्य, हमारे काम करने योग्य है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मान लीजिए 1% जल भी दूषित हो जाएगा तो फिर हम उस जल को कहां से लेकर आएंगे जो कि हमारे काम में उपयोगी है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण ये घटती जाती है। देखिए, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जल तो 100% ही बना रहता है। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी पर जल तो 100% ही बना रहता है। दिक्कत ये होती है जो हमारे पीने योग्य या हमारे काम करने योग्य जल है उसकी यदि मात्रा घट जाती है तो हमें अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे सामने बाद बाकी जो जल है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमें जो हमारा पीने योग्य जल है उसको हमें बचाने की आवश्यकता है। जल की मांग जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण सा दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे कि जल व्यर्थ ना हो। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, जल भरने के लिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। वर्षा के जल का संग्रहण। तो वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय के द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। देखिए, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां पर गिरे वहीं पर इसे एकत्र कर लीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं, यह नालियों में बह जाता है? क्या ऐसा नहीं है? देखिए, जहां पर कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं वहां की भूमि पर ऑलरेडी कंक्रीट और सड़कें होने की वजह से जल जो है मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये नालियों में, नदियों में बह जाता है, तो ये व्यर्थ में चला जाता है। इस प्रकार जो है वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः क्या होता है, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर वर्षा जल संग्रहण की 2 तकनीकें बताई गई हैं जिनका उल्लेख किया गया है। पहली तकनीक है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण में। इस प्रणाली में आपको क्या करना है, भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों के द्वारा पहुंचाना है और इस जल में छत पर उपस्थित जो मिट्टी के कण हैं ये भी हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है, फिल्टर करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है और जहां से ये मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। इस तरह से यानी आपका छत का जो वर्षा जल है ये पाइप के जरिए आप क्या करेंगे, इसको एक चैम्बर में लेके आएंगे। यहाँ पर ये फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से मिट्टी में एक और गड्ढा खोद देंगे, जिससे कि उस गड्ढे में भरकर पानी ये भौम जल के रूप में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो एक दूसरा तरीका यह भी है। अब यहां पर चैप्टर का सारांश दिया गया है। जल जो है जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम जो है नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जली भागों के बीच जल के चक्रण को
जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अब यहां पर आपके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के जरिए जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे संघनन कहते हैं। इस प्रक्रम को संघनन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में क्या लाता है? सूखा लाता है। सूखे की स्थिति बन जाती है, सूखा आता है। अत्यधिक वर्षा से क्या होता है? अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? यह आपको बताना है कि कौन सा वाष्पन और संघनन के कारण से है। ठंडे जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, तो यह संघनन की वजह से है। किसकी वजह से है? ये संघनन की वजह से है। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, ये क्या है? ये वाष्पीकरण है। ये जो है वाष्पीकरण है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, ये क्या है? ये संघनन का उदाहरण है। संघनन की वजह से मैं सर्दियों में प्रातःकाल में कोहरा दिखता है, ये संघनन है। गीले कपड़े से पहुंचने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, ये भी क्या है? ये भी वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण की वजह से श्यामपट्ट कुछ समय के बाद सूख जाता है। गर्म जल छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, ये भी क्या है? ये भी वाष्पीकरण ही है। यहां पे सत्य सत्य पूछे गए हैं, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, ये गलत है। वायु में जलवाष्प जो है सभी समय में उपस्थित रहती है, न कि मानसून के समय में। जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है, ये भी गलत है। जल जो है लगभग पृथ्वी के सभी स्थानों से वाष्पित होता है। जल के जलवाष्प में परिवर्तित प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है, या जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। देखिए ये गलत है, केवल सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, बल्कि जो गर्म वायु होती है ये भी जल के वाष्पन में सहायक होती है। वायु की ऊपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जलकणिकाएं बनाती है। हाँ, ये सही है। चौथा प्रश्न है कि मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कहीं पर गर्मी है, कहीं पर अगर हम किसी पात्र को गर्म करते हैं और उसमें जल है, तो जल का क्या होता है? वाष्पन तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके यूनिफॉर्म के आसपास कहीं पर हीट है, अंगीठी है या हीटर जल रहा है, तो क्या होगा? वहां पर गर्मी बढ़ने की वजह से जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाएगी, जिससे आपकी जो यूनिफॉर्म है ये जल्दी सूख जाएगी। पांचवा प्रश्न है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गड्ढमड्ढ बूंदें देखेंगे। क्यों? क्योंकि संघनन की वजह से। संघनन की वजह से क्या होता है? जो बाहरी सतह पर जल है, वो बाहरी सतह पर जो बाहर की वायु है उस जल को ठंडा कर देती है। ठंडा करने की वजह से बाहर की सतह पर क्या है? जलवाष्प की जो बूंदें हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। चश्मों की लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। क्योंकि हमारी जो फूंक होती है उसमें क्या होता है? उसमें हल्का बहुत जलवाष्प होती है। जलवाष्प होने की वजह से जब हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है? हमारे चश्मे के लेंस भीग जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं आप बता पाएंगे कि कैसे कैसे वाष्पीकरण होता है? वाष्पीकरण का संघनन होता है, तो पूरा बता पाएंगे। वाष्पीकरण की वजह से हमारे जलवाष्प जो होती है ये ऊपर उठती जाती है वायु के साथ, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है? जलवाष्प ठंडी पड़ जाती है और बादलों के रूप में ये संचित हो जाती है। सूखा कब पड़ता है? जब लगातार 1 या 2 वर्ष तक पानी नहीं बरसता है और जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र में मौजूद जो जल साधन है उनकी कमी होने लगती है, तो ऐसे में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप ये बता पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।